ये कहानी है इक्की की, जिसे कि एकेडमी में वर्स्ट लूजर के नाम से जाना जाता है। उसे बचपन से ही उसकी फैमिली एक जानवर की तरह ट्रीट किया करती थी, क्योंकि उसके पास ना के बराबर मैजिक है और वो उसे अपनी फैमिली के नाम पर धब्बा समझते हैं, जिसकी वजह से उसे हमेशा ही अपने कमरे में बंद रखा जाता था। ना ही उसे किसी से मिलने दिया जाता था, ना ही वो अपने घर के किसी फंक्शन में जा सकता था। इन सब से परेशान होकर एक दिन वो घर छोड़ के चला जाता है, पर उस दिन तूफान इतना ज्यादा तेज था कि वो रास्ता ही भूल जाता है और अब वो हार मान के बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। पर उसे इस बात का भी गुस्सा है कि उसकी इतनी घटिया जिंदगी इसी तरह से खत्म हो जाएगी। तभी उसके सामने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सामुराई आता है, जिसकी बातों की वजह से ही वो अभी तक जिंदा है। और चाहे उसके पास मैजिक ना हो, उसने ठान लिया है कि वो सभी को हराकर 7 स्टार फेस्टिवल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, जहाँ की कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स लड़ते हैं खुद को नंबर 1 साबित करने के लिए। इक्की अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने रूम में जाता है, लेकिन वहां उसे एक सेक्सी कुड़ी दिखती है जो कि दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। ये असल में प्रिंसेस स्टेला वर्मिलियन है, जो कि अभी अभी जापान के स्कूल में एनरोल हुई है। प्लीज चिल्लाना मत, मैं अभी इसके बारे में कुछ करता हूँ। और वो अपने भी कपड़े ऊपर करके बोलता है, लो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। उसे ऐसा करता देख के स्टेला चिल्ला उठती है और वो स्कूल की डायरेक्टर को कंप्लेन कर देती है। डायरेक्टर स्कूल की हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स के बारे में ज्ञान देने लगती है और कहती है कि आज अकेडमी का पहला दिन है और आज ही तुम्हारी ये सब हरकतें मुझे देखनी पड़ रही हैं। इक्की कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, मैं तो एक जेंटलमैन बन रहा था। तो डायरेक्टर के कहने पे वो स्टेला से माफी मांगता है। स्टेला कहती है, ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, बस अपनी तलवार लेके अपना गला काट लो। हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी बॉडी तो इतनी अच्छी भी नहीं है, उसके कोई 30 रुपए ना दे, मेरी गर्दन काटने की तो दूर की बात है। ये सुन के स्टेला को गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे भरी जवानी में मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये देख के इक्की समझ जाता है कि उसे कुछ करना ही होगा, तो वो जल्दी से उसकी सुंदरता की तारीफ कर देता है। ये सुनते ही स्टेला की आग बुझ जाती है। एक सेकंड, मैं उस वाली आग की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो शर्माने लगती है, लेकिन डायरेक्टर आके उनके रोमांस में भंग डाल देती है और वो कहती है कि अब से तुम दोनों रूममेट हो। और उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि स्टेला है और वीकेस्ट जो कि इक्की है एक साथ रूम में डाल दिए हैं ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन स्टेला इस हार्मोन्स के उबलते पतीले के साथ नहीं रहना चाहती थी, पर फिर भी वो डायरेक्टर के कहने पे उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। पर वो उसके लिए 3 शर्तें रखती है। पहली शर्त, तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। दूसरी, तुम कमरे के अंदर अपनी आंखें नहीं खोलोगे। और तीसरी, तुम कमरे के अंदर सांस नहीं लोगे। अबे डायन, कम से कम मुझे सांस तो लेने दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी खुशबू को सूंघना चाहते हो। इसके बाद वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो डायरेक्टर उन्हें एक सोल्यूशन बताती है कि वो मॉक बैटल करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसके लिए वो दोनों ही मान जाते हैं। और स्टेला शर्त रखती है कि जो भी इस लड़ाई को जीतेगा वो सामने वाले की जिंदगी भर गुलामी करेगा, जिसके लिए इक्की मान जाता है। इसके बाद वो दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं। इक्की अपनी स्वॉर्ड इंटेत्सु को समन करता है, वहीं स्टेला अपने फ्लेमिंग लवायथन को समन करती है। मैच शुरू होते ही स्टेला उसके ऊपर हमला करने जाती है, पर इक्की उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो इक्की पे हमला करना जारी रखती है, लेकिन वो उसके हर अटैक को ब्लॉक कर रहा था और बच रहा था। वो चाहे जितने भी हमले कर रही थी, इक्की उसके हर हमले को रोक देता था या तो डॉज कर लेता था। और वो स्टेला से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपनी स्किल्स पे कितनी मेहनत की है। ये सुन के स्टेला शॉक हो जाती है, पर कहती है कि वो कभी भी उसके स्वॉर्ड स्टाइल को नहीं हरा पाएगा। पर इक्की उसके ही स्वॉर्ड टेक्निक से उस पे हमला करता है। इक्की कहता है कि बचपन से ही उसे कोई भी कुछ सिखाने को तैयार नहीं था, तो उसे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा। इसी वजह से वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख पाता है। अब ये उसकी सीक्रेट टेक्निक बन चुकी है, ब्लेड स्टील, जिससे वो किसी की भी टेक्निक को एक ही बार देख के सीख सकता है। इक्की का अटैक फाइनली उसके ऊपर लैंड होता है, लेकिन स्टेला मैजिक यूज करके अपनी बॉडी को डिफेंड कर लेती है। इसके बाद वो अपनी सारी मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करती है और इक्की के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। लेकिन सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं। इक्की उस मैजिक का यूज करता है जो कि उसने खुद इजाद किया था और वो उसके सारे हमलों को डॉज करता हुआ उसे हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। इसके कुछ घंटों बाद स्टेला का हालचाल पूछने वहाँ डायरेक्टर आती है। वो कहती है कि ये पहली बार था कि वो किसी से हारी थी और वो पूछती है कि इक्की का रैंक F किस हिसाब से है। डायरेक्टर बताती है कि किसी का भी रैंक उसकी ओवरऑल एबिलिटीज के हिसाब पे होता है, ना कि सिर्फ उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से। और अभी उनके पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो सही तरह से इक्की की एबिलिटीज को रैंक कर पाए। इसके बाद स्टेला अपने यहाँ आने का मकसद बताती है कि वो चाहती है कि लोग ये देखें कि वो अपनी मेहनत से यहाँ पहुंची है, ना कि सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से। इसके बाद स्टेला जब अपने रूम में जाती है, वो इक्की से माफी मांगने वाली थी, लेकिन इक्की अभी सो रहा था। स्टेला उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इक्की करवट ले लेता है और उसकी मस्कुलर बैक को देख के स्टेला उसे फील करने जाती है, पर इक्की वापस से सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ उसके नीचे आ जाता है और स्टेला इक्की के ऊपर आ जाती है। वो उसकी सेक्सी बॉडी को देख के उसे छूने लगती है।
वो अपना पूरा कार्यक्रम कर ही रही थी, पर इक्की उसी वक्त जाग जाता है, जिससे वो डर जाती है और उसका सर ऊपर लगता है। इसके बाद स्टेला अपनी पहले की बदतमीजियों के लिए माफी मांगती है। तभी इक्की कहता है, तुम्हें अपनी शर्त याद है ना, हारने वाला जीतने वाले का जिंदगी भर गुलाम बनने वाला था, और ये तो रॉयल फैमिली के ऊपर धब्बा होगा अगर एक प्रिंसेस अपनी बात पे से मुकर जाएगी। तो स्टेला खड़ी होती है और कहती है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी। पर ये गधा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अब मेरी रूममेट बनोगी और मुझे कमरे के अंदर सांस लेने दोगी। इसके लिए स्टेला मान जाती है। अगले दिन स्टेला और इक्की साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, जहां इक्की उससे कहता है कि मैं रोज 20 किलोमीटर दौड़ता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी उतनी दूर ही दौड़ना है। स्टेला उससे पूछती है कि आज तुम ज्यादा खुश दिख रहे हो, बात क्या है? इक्की कहता है कि 4 साल बाद मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, अब से वो इसी अकेडमी में पढ़ेगी। इसके बाद स्टेला और इक्की अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ की उनकी टीचर यूरी आने वाले कॉम्पिटिशन के सभी रूल्स एक्सप्लेन कर रही होती है। वो बताती है कि अब से सिलेक्शन एक्चुअल फाइटिंग पे डिपेंड करेगा और हर एक स्टूडेंट को 10-10 फाइट करनी होगी और टॉप 6 स्टूडेंट्स इस एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। इसके बाद स्टेला और इक्की कॉरिडोर में कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की वहां आती है और इक्की के हाथ पकड़ के मॉक बैटल में उसकी लड़ाई की तारीफ करने लगती है और अपने पॉम पॉम को प्रदर्शित करके उसे इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करती है। इक्की ब्लश करने लगता है। वहीं स्टेला वहां से जाने लगती है क्योंकि वो जेलस फील कर रही थी। इक्की बड़े ही प्यार से इंटरव्यू के लिए मना कर देता है और स्टेला के पीछे भागने लगता है। तभी एक शिजुको नाम की लड़की उसे रोकती है। ये और कोई नहीं बल्कि इक्की की बहन थी और तभी वो अचानक से उसे किस करने लगती है, जो कि देख के सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पर शिजुको कहती है क्योंकि वो अपने बड़े भाई से 4 साल से दूर थी, उसे किस करना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग शिजुको पे चिल्लाते हैं और स्टेला उसे उठा के पीछे खींचती है और इक्की को उसकी छिछोरी हरकतों के लिए डांट लगाने लगती है। इसके बाद स्टेला और शिजुको की इक्की को लेकर बहस छिड़ जाती है और शिजुको उससे पूछती है कि तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिश्ता है। वहीं गर्मा गर्मी में स्टेला चिल्ला के सभी को बता देती है कि कुरुगाने उसका मास्टर है और वो उसकी स्लेव है। ये सुन के शिजुको को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आओ मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिलाती हूँ। लेकिन तभी स्टेला भी अपनी तलवार निकाल लेती है और दोनों ही एक दूसरे की बेइज्जती करने के बाद आपस में लड़ने लगती हैं। तो डायरेक्टर उन दोनों को पनिशमेंट देती है कि वो लेडीज रूम को साथ में क्लीन करेंगे। पर वहां से डायरेक्टर के जाते ही वो दोनों फिर से आपस में झगड़ने लगते हैं और जब वो सारे स्कूल की टॉयलेट साफ करके बाहर आते हैं तब भी उनकी बहस चलती रहती है। शिजुको स्टेला से अपने फैमिली बिजनेस से दूर रहने को कहती है क्योंकि वो कभी नहीं समझ सकती कि उनकी फैमिली में इक्की को कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। उसके साथ सभी लोग ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद शिजुको वहां से चली जाती है। जब वो अपने रूम में पहुंचती है जहां की उसके सामने उसका रूममेट बैठा था, वहीं स्टेला अभी भी उसके बारे में सोच रही थी जो कि शिजुको ने कहा था। और जब इक्की वहां पहुंचता है वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। इक्की समझ जाता है कि ये उसे जरूर शिजुको ने बताया होगा और वो उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। इक्की उससे पूछता है कि क्या तुम सामुराई रियोमा के बारे में जानती हो। जैसे वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो रियलाइज करती है कि रियोमा का भी सरनेम कुरुगाने ही था जो कि इक्की का सरनेम भी है। रियोमा कुरुगाने इक्की के ग्रैंडफादर हैं। वो बताता है कि कुरुगाने फैमिली में हमेशा से ही सबके पास बहुत ज्यादा मैजिक होता था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे सबसे अलग एक कमरे में बंद रखा जाता था। इन सब से तंग आके उस जगह को छोड़ के भागने लगा, पर रास्ते में वहाँ तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। वो अब जिंदगी से हार मानने वाला था, लेकिन अभी भी उसे इस बात पे गुस्सा था कि आखिर वो इतना कमजोर क्यों है। तभी उसके दादाजी वहां आ जाते हैं। क्या तुम्हें दुख और गुस्सा आ रहा है कि तुम सबसे कमजोर हो? इसका मतलब ये है कि तुमने अभी हार नहीं मानी है। उसके दादाजी के शब्द उसे मोटिवेट करते हैं कि वो भी अपने दादा की तरह एक स्ट्रॉन्ग नाइट बने, पर कोई भी उसे कुछ सिखाने को तैयार नहीं था, तो उसे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ा। उसके बाद उसे एक दिन एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई, तो वो स्कूल पे प्रेशर बनाने लगे ताकि वो उसे फेल कर दें। वहीं रात को स्टेला खाना बना रही थी, तभी वो देखती है कि इक्की नहा रहा है, तो वो अचानक से ही बाथरूम में पहुंच जाती है। इसे देख के इक्की डर जाता है, पर स्टेला कहती है क्योंकि वो एक सर्वेंट है, अपने मास्टर की पीठ साफ करना भी उसका काम है, या तो वो उसे अपना काम करने दे या तो वो उसे यहीं उबाल देगी। तो ना चाहते हुए भी इक्की को मानना पड़ता है। इसके बाद बाथरूम में कुछ चीजें घटती हैं जो कि मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताना चाहिए। वहीं अगले दिन 7 स्टार फेस्टिवल में स्कूल की तरफ से जाने के लिए वो दोनों कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद स्टेला इक्की
इक्की को अपने ओपोनेंट मोमो के बारे में बताती है। इक्की स्टेला को मोमो के बारे में और भी चीजें बताने लगता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि ये फाइट्स असली दुनिया की लड़ाइयों के लिए एक प्रैक्टिस है। इसके बाद इक्की सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो बाथरूम में बेहोश होकर क्यों उठा था और उसके आसपास इतना सारा शैम्पू क्यों गिरा हुआ था। इसके बाद इक्की वहां से जाने लगता है, लेकिन स्टेला उसे रोकती है और वो उसे झिझकते और शर्माते हुए डेट के लिए पूछने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो पूछती, इक्की को उसकी बहन का मैसेज आता है और वो उसे कल साथ में शॉपिंग पे जाने के लिए पूछती है, जिसके लिए इक्की हाँ करके मैसेज कर देता है। वहीं बेचारी स्टेला को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अगले दिन दोनों लड़कियां आमने सामने खड़ी थी। शिजुका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि स्टेला उसके भाई के साथ आई थी, पर स्टेला कहती है कि मेरे यहाँ आने से इक्की को कोई तकलीफ नहीं है और वो फिर से एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। वहीं एलिस खुद को इक्की से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद वो सभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी सिक्योरिटी रूम में कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और कुछ लोग बंदूकों के साथ मॉल में घुसने लगते हैं। वहीं जब इक्की और एलिस बाथरूम में होते हैं, इक्की को बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आती है। तभी बाहर से एक बंदा दरवाजा तोड़ देता है और वो पूरी गन बाथरूम के अंदर खाली कर देता है। लेकिन तभी वो दोनों एलिस के शैडो डायमेंशन से बाहर आते हैं। उन्हें अभी बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। तो एलिस अपनी तलवार निकालता है, जिससे कि वो पोर्टल बना सकता है और इसकी मदद से वो छुप के कहीं भी जा सकते हैं। वो सिक्योरिटी रूम में सिक्योरिटी गार्ड्स को बंधा हुआ देखते हैं। तभी इक्की डायरेक्टर को कॉल करता है और अपने वेपन्स को यूज करने की परमिशन मांगता है। डायरेक्टर उन्हें परमिशन दे देती है, पर वो उन्हें वार्न भी करती है कि वो सभी गुंडे वहाँ सिर्फ पैसे चुराने नहीं गए हैं। उन सभी ने कई सारे लोगों को हॉस्टेज बना के रखा था, जहाँ की शिजुको स्टेला को एक प्लान बताती है। पर उसी वक्त एक गुंडा एक औरत को जोर से मारता है। ये देख के उसका बेटा अपनी माँ को डिफेंड करने जाता है, पर वो उसे भी एक लात मारता है और उसे जान से मारने ही वाला था कि स्टेला उठ खड़ी होती है और वो अपने फायर ड्रैगन से सभी बुलेट्स को पिघला देती है। वो स्टेला के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इन गोलियों से स्टेला का कुछ भी नहीं होता। तभी उन सभी का लीडर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे प्रिंसेस वोमिलियो से मिलके काफी खुशी हुई। वो उस बंदे पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, क्योंकि एक बच्चे की सभी बदतमीजियों की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है। तो वो उसकी माँ के सर पे गन रख के उसे मारने वाला था। तब स्टेला अपनी स्वॉर्ड से उस पे हमला करने आती है, लेकिन ये सब उस लीडर का प्लान था। वो अपनी जजमेंट रिंग का यूज करके उसकी सारी ताकत को अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर उसी की ताकतों से उस पे हमला कर देता है। वो जानता है कि स्टेला उसे नहीं हरा सकती है, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसकी जान बचाने का एक और मौका देता हूँ। तुम्हें बस अपने सभी कपड़े उतार के झुक के मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुन के इक्की वहाँ आने ही वाला था कि एलिस उसे रोक देता है, क्योंकि इससे उन सभी हॉस्टेजेस की जान खतरे में आ जाती। इसके बाद स्टेला अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। लीडर कहता है कि अभी तो तुमने मेन चीज उतारी ही नहीं। वहीं ये सब देख के इक्की खुद को नहीं रोक पाता और वहाँ जाने लगता है, पर एलिस अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसे वहीं रोक देता है और उसे अपनी बहन पे भरोसा रखने को कहता है। तब स्टेला अपना मैजिक सर्कल बनाना कंप्लीट कर लेती है और वहाँ एक बैरियर बना देती है, जिससे वो सभी उनकी गोलियों से आराम से बच जाते हैं। अभी इक्की इंटेत्सु को समन करता है और वो उन सभी गोलियों के बीच में कूद जाता है। इसी वक्त इक्की अपने कलर देखने की एबिलिटी को सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कि उसकी विजुअल एनहांसमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि लीडर की सारी पावर की जड़ उसका लेफ्ट हैंड है। तो वो सारी गोलियों से बचता हुआ दीवार पे दौड़ रहा होता है और अचानक से ही दीवार से कूद के लीडर का हाथ काट देता है। और जब वो इक्की पे हमला करने जाता है, एलिस उसे आके रोक देता है और स्टेला उसके बाकी के साथियों को निपटा देती है। जिसके बाद इक्की दौड़ के स्टेला को हक कर लेता है और जैसे ही उसकी ताकत खत्म होती है, वो जमीन पे गिर जाता है। और इसी वक्त उनकी साथी, जो कि सिविलियंस में छुपी हुई थी, एक औरत के ऊपर अपनी गन तान देती है। तभी अंधेरे से एक आदमी की आवाज आती है और लेजर जैसी चीजें एक एक करके सभी गुंडों को गिरा देती है। स्टेला सोचती है कि आखिर ये हमला कर कौन रहा है। तभी वो बंदा अपने इनविजिबिलिटी स्किल से बाहर आता है। इक्की तुरंत ही उसे पहचान जाता है और उसका नाम किरीहारा था। बिल्डिंग के बाहर काफी सारी लड़कियां उसे घेर के खड़ी थी और उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करने लगती हैं। तभी इक्की भी वहां आता है और उसे थैंक यू कहता है, पर किरीहारा कहता है कि कमजोरों की मदद करना उसका फर्ज है और क्या तुम अपनी इस नल्ली एबिलिटीज के साथ नाइट बनना चाहते हो। जब स्टेला चिल्लाती है कि इक्की उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किरीहारा हंसने लगता है और कहता है कि तुमने इन्हें बताया नहीं कि जब हमारी पिछली बैटल होने वाली थी तो मुझसे डर के भीगी बिल्ली की तरह भाग गए थे। तभी इक्की को एक मेल आता है और वो देखता है कि जो उसकी पहली फाइट है वो किरीहारा के साथ है। जाने से पहले किरीहारा उससे कहता है, तुम इस बार तो डर के नहीं भागोगे ना? अगर भागने वाले हो तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चूड़ियां भिजवा दूंगा। अगले दिन कंपटीशन शुरू हो जाता है और स्टेला का मुकाबला मोमो से था, जिसने की एक बहुत ही पावरफुल आर्मर पहना हुआ है। पर जब वो स्टेला की पावर देखता है, वो समझ जाता है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा और हार मान लेता है, यानी स्टेला ऑटोमेटिक ही जीत जाती है। वहीं इक्की पिछले साल के टूर्नामेंट में किरीहारा के मैचेस को देख रहा था और उसकी पावर्स को देख के वो थोड़ा डर भी
भी जाता है। तभी स्टेला वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि किरिहारा के साथ लड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इक्की कहता है कि मुश्किल तो होगा पर मैं जीतने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। इसके बाद इक्की जब जॉगिंग कर रहा होता है उसके दिमाग में उसी दिन की यादें चल रही थी जिस दिन वो किरिहारा से डर के भागा था। पर तभी वहाँ एलिस पहुंच जाता है और वो पिछले साल के रूमर्स के बारे में उससे पूछता है तो इक्की उसे सब कुछ बताने लगता है। वो उसे बताता है कि स्कूल का पिछला डायरेक्टर उसके फैमिली के दबाव में आकर उसे स्कूल से बाहर निकाल देना चाहता था और जब ये बात किरिहारा को पता लगती है वो उसे बार बार परेशान करने लगता है और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज भी कर देता है। पर जब इक्की वहाँ से मना करके जा रहा था किरिहारा अपना वेपन समन करके उस पे हमला कर देता है। पर इक्की को पता था कि अगर वो उसके हमलों को डॉज करेगा या उस पे वापस अटैक करेगा तो उन्हें उसे स्कूल से बाहर निकालने की वजह मिल जाएगी, इसलिए वो बस वहाँ मार खाता रहता है और इसी वजह से वो स्कूल में रह भी पाया था। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन इक्की का मैच था। मैच से पहले वो एक कंसेंट फॉर्म साइन करता है तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और वो इसे इतनी जल्दी अग्री करता हुआ देख के हैरान थी क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इन मैचेस के खतरों को देखता हुआ इतनी जल्दी अग्री नहीं करता है। वहीं वो लड़की ये देख के हैरान हो जाती है कि इक्की ये जानता है कि वो कितनी खतरनाक है और उसे ये भी पता है कि स्कूल की डायरेक्टर और वो काफी समय से दोस्त हैं। तभी वो अचानक से इक्की के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ प्राइवेट में सीखना चाहते हो। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाती है और क्योंकि एक मैच में सुपरवाइजर की कमी हो रही थी वो उसे घसीट के वहाँ से ले जाने लगती है। इसके बाद इक्की के लड़ाई को सिर्फ 30 मिनट बचे थे। वो इंतजार करता हुआ सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से ही 7 स्टार फेस्टिवल में फाइट करना चाहता था और ये शायद मेरा आखिरी मौका होगा। वो याद करता है कि यहाँ तक पहुँचने में उसने कितनी सारी चीजें झेली हैं पर ऐसा करते करते उसकी सारी यादें उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगती हैं और उसे पता भी नहीं लगता कि कब आधा घंटा बीत भी जाता है। जब इक्की एरिना में पहुंचता है किरिहारा ये देख के हैरान था कि वो वहां से भागा नहीं। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने वेपन समन कर लेते हैं और मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। किरिहारा उससे कहता है तुम तो अभी से ही घबराए हुए लग रहे हो और वो हवा में ही पियानो बजाने की एक्टिंग करता है। जिसके बाद वो वहाँ एक घना सा जंगल बना देता है। किरिहारा छुप के उस पे हमले कर रहा था पर किरिहारा उसके एरोस को ब्लॉक कर लेता है और यहाँ तक कि वो उसके पास जाके उस पे भी हमला कर देता है। इसके बाद किरिहारा और दूर जाके उस पे हमला करते जाता है। इक्की उसके सभी हमलों को डॉज करता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है लेकिन उसका हर अटैक किरिहारा ब्लॉक कर देता था। पर किरिहारा कहता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में मत आओ, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ और वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। और इसके बाद वो उसे बताने लगता है कि वो उसके कौन से बॉडी पार्ट पे हमला करेगा। सबसे पहले तुम्हारा राइट थाई, लेफ्ट आर्म। वहीं इक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। किरिहारा उसे बताता है कि इस साल उसके एरोज भी इनविजिबल हैं। जिसके बाद इक्की के हाथ में एरो लगता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। वहीं स्टेला ये सब देख के सोच रही थी कि इक्की बेवकूफों की तरह क्यों लड़ रहा है क्योंकि पहले तो उसने मैच की शुरुआत में उसे इतना सारा टाइम दे दिया अपने अटैक को बनाने के लिए। पर एलिस उसे बताता है कि इक्की बहुत नर्वस था और वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहा था। पर स्टेला कहती है कि इक्की कभी नर्वस हो ही नहीं सकता। पर तभी वो रियलाइज करती है कि इक्की मैच से पहले कितना कॉन्फिडेंट था। पर इक्की ऐसा इंसान है ही नहीं कि वो किसी मैच के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो। अब जाके स्टेला को समझ आता है कि इक्की बस कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर रहा था और असलियत में वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तभी किरिहारा भी इक्की का मजाक उड़ाने लगता है। जो नई डायरेक्टर है उससे तुमने सिफारिश करवाई थी ताकि तुम अकेडमी में आ सको और 7 स्टार फेस्टिवल को जीत के ग्रेजुएशन कर सको क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स की तरह तुम बिना 7 स्टार फेस्टिवल जीते ग्रेजुएट नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स इक्की के ऊपर हंसने लगते हैं कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो 7 स्टार फेस्टिवल जीत सकता है। तभी किरिहारा का हमला इक्की की छाती से होकर गुजरता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जब इक्की जमीन पे पड़ा हुआ था किरिहारा सभी ऑडियंस को कहता है कि वो इसे चीयर करें और पूरी ऑडियंस लूजर लूजर चिल्लाने लगती है। ये सब देख के स्टेला को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को चुप करने को कहती है और वो कहती है कि इक्की उन सभी से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसके बाद वो इक्की से कहती है कि वो कभी भी उसे अपने सामने हारता हुआ नहीं देख सकती और उसे फिर से अपने पैरों पे खड़ा होकर लड़ने को कहती है। स्टेला की बातें सुनने के बाद इक्की वापस से खड़ा होता है और खुद को मुक्का मारने के बाद स्टेला का शुक्रिया अदा करता है। तभी किरिहारा कहता है कि वो अपना अगला तीर इक्की के सर पे मारेगा। पर इक्की रियलाइज कर जाता है कि उसे शुरू से क्या करना चाहिए था। वो किरिहारा की आवाज पे और उसके अटैकिंग पैटर्न पे फोकस करने लगता है और इस बार जब वो अगला हमला करता है इक्की उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के किरिहारा डर जाता है। इक्की कहता है कि तुम्हारे सारे अटैक सब पुराने हो चुके हैं। इसकी वजह से वो उसके सारे अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था और उन अटैक्स की मदद से वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और वो इस एबिलिटी को परफेक्ट विजन कहता है। ये देख के किरिहारा उससे डर के भागने लगता है और उसके ऊपर हजारों एरो से हमला करता है। पर इक्की उसके सारे हमलों को ब्लॉक करता हुआ आगे बढ़ता रहता है यहाँ तक कि वो उसकी एक एरो को पकड़ के उसी के ऊपर वापस फेंक देता है और इसके
उसके बाद जब किरिहारा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करता है, इक्की उसे बड़ी ही आसानी से काटता हुआ किरिहारा के पास पहुंच जाता है। ये सब देख के किरिहारा की फट जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के हार मानने लगता है, पर इक्की नहीं रुकता और उस पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ बड़ा सा धमाका होता है। पर जब सारी धूल हटती है, हम देखते हैं कि इक्की ने बस उसकी नाक पे हल्का सा कट लगाया है और इस तरह से इक्की को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर पिछली बार की तरह पावर यूज करने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब इक्की की आंखें खुलती है, वो हॉस्पिटल में था और अपने बगल में स्टेला को देख के वो स्माइल करता है। और जब स्टेला उठती है, वो उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो उसे सोते हुए देख रहा था। लेकिन इक्की इस मौके का फायदा उठा के स्टेला से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसकी मुलाकात स्टेला से हुई। स्टेला शर्माने लगती है और वो भी उसके गालों पे एक पप्पी देती है, यानी वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट बनने में, और कंपटीशन के फाइनल में वही दोनों आमने सामने होंगे। इस बात को अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, पर स्टेला गुस्सा थी क्योंकि अभी तक उन दोनों ने नहीं किया था। वहीं इस समय के दौरान इक्की ने अपने पांचों मैच जीत लिए थे और सभी लोगों ने उसे लूजर बुलाना छोड़ दिया है। वहीं अगले दिन कागामी कुछ लड़कियों के साथ मिलकर इक्की से कहती है कि वो उसे तलवारबाजी करना सिखाए। वहीं बेचारी स्टेला का जल भून के बुरा हाल हो रखा है। वहीं इक्की उन सभी को तलवारबाजी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं क्लास के लड़के उससे जेलस फील करने लगते हैं क्योंकि अब सारी कुड़ियां उसके पीछे लट्टू होने लगी हैं। इसके बाद क्लास शुरू होने वाली थी और प्रोफेसर यूरी वहां पहुंचती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो फिर से खून की उल्टी करती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और क्लास डिसमिस कर दी जाती है। वहीं जब वो दोनों रूम में होते हैं, स्टेला उससे कहती है कि अगर तुम उन्हें ताकतवर होने की ट्रेनिंग दोगे तो वो तुम्हारे लिए ही कंपटीशन बढ़ाएंगे, पर इक्की कहता है कि अगर वो ताकतवर हो जाएंगे तो वो अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे। इसके बाद स्टेला शर्माते हुए इलू इलू के बारे में उससे बात करने लगती है, पर तब तक इक्की जाके सो चुका था। अगले दिन इक्की सभी छोरियों को ट्रेनिंग दे रहा था और इक्की जो भी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था, कागामी सब कुछ अपने नोटबुक में लिख दी जाती है। तभी वहाँ एकेडमी के लपंडर से छोरे आ जाते हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी कि एक लड़के के पास इतनी सारी लड़कियां घूम रही हैं। वैसे ये तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा। वो सभी अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और एक बंदे के पास तो सीधा गन थी, पर जब वो सभी उस पे हमला करने जाते हैं, इक्की आसानी से उन सभी को नीचे गिरा देता है और जब उनका लीडर उसे शूट करने वाला था, इक्की एक छोटा सा पत्थर उछालता है जिससे कि उसकी गन फायर ही नहीं करती। ये सब देख के उसकी फटी पड़ी थी और इक्की उसके सामने आके ताली मारता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद जब इक्की कहता है कि वो रूल्स के खिलाफ अपने वेपन्स का यूज कर रहे हैं, वो सभी उसके आगे माथा टेक के माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें तो बस थोड़ी जेलसी होने लगी थी क्योंकि तुमने सारी की सारी कुड़ियों को अपनी तरफ कर रखा है। इसके बाद वो सभी लफंडर अच्छे बच्चे बन के इक्की से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इक्की भी मान जाता है और वो सभी उसे मास्टर मास्टर कह के बुलाने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी को ट्रेन करने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ और भी लड़कियां आ जाती हैं और कसम से भाई एक से एक बदसूरत लड़की आई है, इनका चेहरा तो देखो, और वो भी उससे ट्रेनिंग लेना चाहती थी। जिसके बाद वो काफी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था। स्टेला भी चाहती है कि इक्की उससे ट्रेन करे, पर इक्की कहता है कि तुम्हें मेरी फाइटिंग स्टाइल नहीं सीखनी चाहिए। ये सुन के स्टेला नाराज हो जाती है कि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने एलिस आ जाता है और वो कहता है कि तुम फिर से शिजुको से हार गई, और उसे एक गेम देते हुए कहता है ये लो डेटिंग गेम, तुमसे रियल लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा, इसी में कुछ कर लो। इसके बाद स्टेला रूम में जाके गेम खेलने लगती है और गेम खेलते खेलते वो रियलाइज करती है कि यही सब चीजें तो वो चाहती है और वो विश करती है कि काश इक्की भी उसका हाथ ऐसे पकड़े और ऐसे किस करे। तभी इक्की वहाँ आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो सभी ट्रेनिंग के लिए पूल में जा रहे हैं, तो क्या वो भी साथ में चलना चाहेगी। लेकिन स्टेला अभी भी गुस्सा है और उससे पूछती है कि तुमने तो पहले मना कर दिया था, पर इक्की उसे समझाता है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल्स उससे पहले ही कहीं ज्यादा अच्छी है, इसलिए उसने उसे ट्रेन करने से मना कर दिया था। अगले दिन जब वो सभी बस में जा रहे होते हैं, स्टेला हंसती है क्योंकि वो इक्की के साथ बैठी थी। वहीं शिजुको जेलस फील कर रही है। इसके बाद सभी पूल पहुंच जाते हैं। वहीं सारे हार्मोन से ग्रस्त लड़के सोच रहे होते हैं कि काश हम सारी जिंदगी यहीं रह जाएं। वहीं दूर से एक लड़की उन्हें देख रही थी। इसके बाद इक्की सभी को ट्रेन करने लगता है। वहीं साइड में बैठ के स्टेला अपनी बॉल्स को एक बॉल के ऊपर उछाल रही थी, जिससे कि बॉल उछल के उसी लड़की के बॉल्स पे लग जाती है। ठीक है यार, घटिया जोक था। इसके बाद स्टेला भी इक्की के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो वो भी पानी में चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ कागामी आके उससे पूछती है कि उसने इक्की के साथ अभी तक क्या क्या कर लिया है। पर वो पानी से बाहर आने के बाद उससे कहती है कि मैं एक
एक प्रिंसेस हूँ और वो एक आम इंसान है और इसीलिए मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सुन के कगामी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो इक्की अब से मेरा है। लेकिन तब स्टेला चिल्लाने लगती है कि इक्की बस मेरा है और वो कगामी के जाल में फंस चुकी थी। पर कगामी कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगी। पर फिर वो उससे पूछने लगती है कि वो हर रात आखिर करते क्या है। पर स्टेला शर्माने लग जाती है और कहती है कि उसने तो अभी तक उसे किस भी नहीं किया। कगामी उस पर चिल्लाती है कि तुम्हें तो कुछ करना चाहिए था। पर वो कहती है कि उसे डर लगता है कि कहीं इक्की उसे ठरकी ना समझे। इसके बाद कगामी वहाँ से जाने लगती है ताकि वो इक्की को स्टेला के पास भेज पाए। जब इक्की वहाँ आता है, स्टेला उससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। इक्की कहता है कि तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन हमें हमारे रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन ये सुन के स्टेला को लगता है कि उसने ज्यादा जल्दी कर दी और अब इक्की उससे नफरत करता है। जिसके बाद थोड़ी लंबी बहस के बाद वो दोनों फिर से अपने प्यार को कन्फेस करते हैं और वो फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं। जब वो बस से बाहर जा रहे थे, उन दोनों का फोन एक ही साथ बजता है और वो देखते हैं कि उन दोनों के अगला अपोनेंट स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर है और एक मिस्टीरियस कुड़ी स्माइल करती है। इक्की की अपोनेंट तोमारू है और स्टेला का अपोनेंट इकाजुची। अगले दिन इक्की और तोमारू का मैच चल रहा था। तोमारू फील्ड के चारों तरफ दौड़ के अपनी स्पीड बढ़ा रही थी और वो साउंड बैरियर को तोड़ती हुई उस पे हमला करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला का भी मैच शुरू हो चुका है। वो भी अपने ब्लेड को बार बार घुमा के उसकी वेट बढ़ा रहा था। इसके बाद वो स्टेला पे हमला करने जाता है और तोमारू इक्की को पंच करने जाती है, लेकिन वो उसे डॉज करके पकड़ लेता है और स्टेला उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और इस तरह से इक्की और स्टेला ने दोनों स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को हरा दिया था। पर वही पूल वाली कुड़ी अभी भी उन्हें देख रही है। इसके बाद सभी अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी शिजुको इक्की से कहती है क्योंकि उसे चोट लगी हुई है, वो रात को उसी के साथ रहना चाहती है उसका ख्याल रखने के लिए। इसके बाद वो दोनों फिर से इक्की के लिए लड़ने लगती है। तभी एलिस बताता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इक्की उस लड़की को बाहर आने को कहता है। ये वही लड़की थी जो कि उन्हें पूल में भी देख रही थी। वो लड़की घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो सीधा नदी में गिर जाती है। तो वो सभी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ वो अपनी हरकतों के लिए उनसे माफी मांगती है और खुद को आया से आयात सूजी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसका सरनेम इक्की को जाना पहचाना लगता है और वो उससे पूछता है क्या तुम काइडो आयत सूजी की बेटी हो। काइडो एक वर्ल्ड फेमस स्वॉर्ड मास्टर है। आय से हाँ कहती है। पर जब इक्की पूछता है कि काइडो कैसे है, आय से बताती है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। पर वो इस बात से खुश है कि इक्की जैसा स्वॉर्ड्समैन उसके पिता के बारे में जानता है और वो उसका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती है कि इक्की उसे भी ट्रेन करे। इक्की उसे ट्रेन करने के लिए मान जाता है। जब इक्की आयसे को ट्रेन कर रहा होता है, वो देखता है कि उसके बेसिक्स काफी अच्छे हैं। पर तभी अचानक से वो उसे रुकने को कहता है और उसे बताता है कि उसकी कमजोरी का कारण उसका अपने पिता के स्टाइल को कॉपी करना है, क्योंकि एक मेल और फीमेल की बनावट अलग होती है। वो अपने पिता के स्टाइल को फॉलो करके अच्छी तलवारबाजी नहीं कर सकती। इक्की कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, पर उसे वार्न करता है कि वो फिर दोबारा अपने पिता के स्टाइल को कॉपी नहीं कर पाएगी। पर आयसे उसे सिखाने को कहती है क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहती है। इक्की उसे फाइटिंग स्टांस में खड़ा कर देता है और फिर उसके पैरों को एडजस्ट करने लगता है। पर जैसे ही वो उसके पैर को छूता है, दोनों लड़कियां जेलस फील करने लगती हैं। वो उसके पैरों के मसल्स को ठीक करना जारी रखता है। वहीं आयसे को तो अलग ही तरह के मजे आ रहे थे और नीचे कहीं से पानी गिर रहा था। और जब सारा मामला शांत होता है, इक्की उसे फिर से अटैक करने को कहता है और इस बार वो एक ही झटके में उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके गर्दन पे तलवार रख देती है। वो इक्की का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इतनी जल्दी उसकी जिंदगी भर की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। वहीं शाम को इक्की उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसके पैरों को छू रहा था, पर इक्की कहती है कि कोई बात नहीं, तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे। वहीं अगली सुबह स्टेला के साथ आयसे ट्रेन कर रही थी और इक्की उन्हें मॉनिटर कर रहा था। इसके बाद धन्यवाद के तौर पर आयसे उन दोनों को डिनर के लिए लेके जाती है, जहां स्टेला ठूस ठूस के खाने लगती है क्योंकि बिल तो उसने पे करना नहीं था। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और आयसे को छेड़ते हुए कहते हैं काफी समय हो गया हमें मिले हुए नहीं। पर इक्की उन सभी से अपने हद में रहने को कहता है। तभी वहां पे उन सभी का लीडर आता है और वो इक्की से माफी मांग के उसके लिए ग्लास में थोड़ी ड्रिंक डालता है। पर जब इक्की उससे पीने जाता है, कोराडो उसके सर पे बोतल ही तोड़ देता है और कहता है कि एक स्पोर्ट्समैन को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। वहाँ का कर्मचारी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर उसे रोक देती है। इक्की को पिटता हुआ देख के स्टेला को गुस्सा आ जाता है, पर इक्की उसे शांत रहने को कहता है। ये देख के वो सभी गुंडे इक्की का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर इसके बावजूद भी वो शांत रहता है। जिसके बाद कोराडो उसके मुंह पे जाके थूक देता है। ये देख के स्टेला उस पे हमला करने ही वाली थी कि इक्की फिर से उसे रोक देता है। इक्की से कोई रिस्पॉन्स मिलता हुआ ना देख के वो सभी वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद स्टेला इक्की से पूछती है कि वो आखिर उनसे लड़ा क्यों नहीं। इक्की कहता है कि अगर वो उनसे लड़ाई करता तो उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता और
और वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग भी थे, तो मैं उन्हें बिना अपने वेपन के नहीं हरा सकता था। तभी अचानक से वहाँ एक टिंगू लड़का पहुँचता है और वो उन सभी को बताता है कि कोराडो को सभी लोग स्वॉर्ड ईटर के नाम से जानते हैं, और वो इक्की की जजमेंट की तारीफ करता है क्योंकि पिछले साल के 7 स्टार फेस्टिवल में कोराडो 8th पोजीशन पे था। तभी वो छोरी भी वहाँ आती है और कहती है कि हाँ, तुमने सही किया, अगर तुम वापस उस पे हमला करते तो मेरे पास तुम सभी लोगों को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। स्टेला इक्की से पूछती है कि आखिर ये दोनों है कौन। इक्की उसे बताता है ये दोनों स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स हैं। इसके बाद वो टिंगू इक्की की चोट को हील कर देता है। इसके बाद जब वो अपने स्कूल में वापस जा रहे थे, अचानक से ही उन दोनों का फोन बजता है और अगला मैच इक्की का आइसे के साथ है। इसके बाद आइसे उन सभी के साथ ट्रेनिंग करना बंद कर देती है और शिजुको कहती है कि ये शायद उसके लिए बेहतर ही होगा। शाम को एलिस इक्की से कहता है कि आइसे का कोई चांस नहीं है कि वो इक्की से जीत जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो मैच से पहले कोई चाल चले। इक्की उसकी समझदारी की तारीफ करता है और उसे आइसे का मैसेज दिखाता है जिसमें वो उसे मिलने को बुला रही है। रात को इक्की छत पे आइसे से मिलने जाता है। आइसे उससे पूछती है कि वो क्या करेगा अगर उसका मैच एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होता है तो। इक्की कहता है कि वो एक फेयर फाइट में अपनी पूरी जान लगा देगा जीतने के लिए, और आइसे कहती है कि तुम्हारा पता नहीं, पर मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और वो अपने पीछे की बाउंड्री को काट के नीचे गिरने लगती है। आइसे रियलाइज कर जाती है कि इक्की ने अपने सीक्रेट मूव का यूज कर लिया है, और अब जाके इक्की को समझ में आता है कि ये सब कुछ आइसे की चाल थी, क्योंकि वो अपने इतोशुरा टेक्निक का यूज एक दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकता है और उनका मैच 10 घंटे में शुरू होने वाला है। इक्की उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए आखिर जीतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पर आइसे बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। इक्की उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी वो गिर जाता है। वहीं रूम में स्टेला थोड़े अश्लील से सपने देख रही थी, तभी वहां इक्की आके उसके ऊपर गिर जाता है। पहले तो उसे लगता है कि वो सपना ही देख रही है, लेकिन जब वो देखती है कि उसे सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल में इक्की डर के उठता है कि कहीं उसने अपने मैच का टाइम मिस तो नहीं कर दिया, पर अभी भी मैच में 4 घंटे बाकी थे। तभी वहाँ डायरेक्टर आती है और इक्की कन्फेस करता है कि जो बिल्डिंग में डैमेज हुआ था उसकी वजह वही है, पर डायरेक्टर उसे आइसे के बारे में सच्चाई बताने लगती है। 2 साल पहले एक डुअल हारने के बाद आइसे के फादर को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, और जिस बंदे से उनका डुअल था वो था स्वॉर्ड ईटर, और डुअल की शर्त के हिसाब से स्वॉर्ड ईटर उनके डोजो का ओनर बन गया, और उस समय से ही आइसे के फादर कोमा में हैं। आइसे जब अपने फादर को देख रही थी, वो याद करती है कि उसके फादर ने कहा था कि वो अपने अपोनेंट से हमेशा फेयर फाइट करे और हमेशा अपने तलवारबाजी पे गर्व रखे, पर जिस तरह ने स्वॉर्ड ईटर ने उसे धक्के मार के डोजो से बाहर निकाला था, उस दिन से ही उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। उसी वक्त उसके फादर कहते हैं मुझे माफ कर दो। आइसे उनका हाथ पकड़ती है और प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ वापस ले लेगी। डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर इक्की अभी भी आइसे से लड़ना चाहता था। इसके बाद लड़ाई का समय हो जाता है और इक्की और आइसे अपने अपने गेट से बाहर आते हैं। इसके बाद दोनों ही अपने वेपन को समन करते हैं। मैच के शुरू होते ही इक्की उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से ही उसके शरीर पे 5 कट्स आ जाते हैं, और जब वो खड़ा होता है एक और स्लैश उसकी पीठ पे लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खड़ा होता है और उसकी तलवार के अटैक्स को ब्लॉक करके वापस से पीछे आ जाता है। इक्की समझ जाता है कि आइसे ने जरूर लड़ाई से पहले यहाँ ट्रैप्स लगा दिए होंगे और अब वो उन्हें एक्टिवेट कर रही है। वहीं आइसे को वो सारी लोकेशंस पता है जहाँ जहाँ उसने ट्रैप्स लगाए थे, और वो इक्की से कहती है कि वो कहीं उससे बच के नहीं भाग सकता। जब वो इक्की पे हमला कर रही थी, वो ये देख के खुश थी कि कमेंटेटर्स को उसके ट्रैप्स के बारे में नहीं पता चला है। जैसे आइसे उसके ऊपर हमला कर रही थी, इक्की एक और ट्रैप में फंस जाता है और ये स्लैश उसके पूरे हाथ को जख्मी कर देता है। ये देख के इक्की रियलाइज करता है कि अगर उसका अगला हमला किसी वाइटल ऑर्गन पे हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद आइसे उसके ऊपर हमला करना जारी रखती है, पर इक्की किसी तरह उसके हमले से बार बार बच रहा था, और इक्की भी किसी तरह उस पे हमला करता है, पर वो उसके हमले को ब्लॉक कर देती है और उससे माफी मांगते हुए उसके ऊपर एक पावरफुल हमला करती है। पर जब सारी धूल शांत होती है, वो देखती है कि इक्की ने अपने स्वॉर्ड की हिल्ट से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, और वो आइसे से कहता है वो बिल्कुल वैसी ही इंसान है जैसा कि उसने सोचा था। वही मैच से पहले इक्की यूरी के पास गया था और उसने उससे कहा था कि उसे पता
है कि आइसे चीट करने वाली है, पर अगर यूरी ऐसा देखे तो वो इस बात को इग्नोर कर दे, जबकि यूरी ने उसे बताया था कि अगर आइसे चीटिंग करते हुए पकड़ी गई तो इक्की ऑटोमेटिकली ही जीत जाएगा। पर इक्की का कहना था कि आइसे अंदर से बहुत अच्छी है। वहीं इक्की आइसे से कहता है कि वो अपने सारे लेसन्स को इग्नोर करके वो बनना चाहती है जो कि वो नहीं है। इसके बाद इक्की कहता है कि वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा उसके प्राइड को वापस लाने के लिए। इसके बाद इक्की उसके ऊपर हमला करने जाता है और इस बार वो आइसे के सारे ट्रैप्स को अपने परफेक्ट विजन की मदद से डॉज करता हुआ जा रहा था। अपने इतना पास आता हुआ देख के आइसे अपने सभी ट्रैप्स को एक ही साथ एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इक्की फिर भी उस तक पहुंच जाता है और जब आइसे उसे स्लैश करने जाती है वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और इस तरह से इक्की उसे फिर से हरा देता है। आइसे रोने लगती है कि आखिर वो इतनी कमजोर क्यों है, पर इक्की उसे बताता है कि उसकी सोल इस लड़ाई में नहीं थी और वो खुद से झूठ बोल रही थी कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पर इक्की कहता है कि वो अभी भी वो सारी चीजें उसे वापस दिलाना चाहता है जो कि उससे छीन ली गई थी। आइसे उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे इंसान की मदद क्यों करेगा जिसने उससे धोखा दिया, क्योंकि वो सिंप है और उसे हरम चाहिए। पर ऑब्वियसली वो ऐसा कहेगा तो नहीं, तो वह कहता है कि अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उसे कोई वजह नहीं चाहिए। जब इक्की उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इस भोंदू को समझ में आता है कि इक्की उसी तरीके का इंसान है जैसे कि उसके फादर थे और रोते हुए उसकी मदद मांगती है। अगले दिन इक्की आइसे के साथ उसके डोजो में जा रहा था और आइसे उसे सारी चीजें बता रही होती है। एक भयानक तूफान के दिन पे स्वॉर्ड ईटर ने उसके फादर के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया था और वो उन्हें नीचे गिरा देता है। उसके फादर उससे माफी मांगते हैं कि वो वहां नहीं थे जब कुराडो ने उसे चोट पहुंचाई थी। इसके बाद वो फिर से उससे लड़ने चले जाते हैं। स्वॉर्ड ईटर कहता है कि क्या लास्ट सामुराई के पास इतनी ही ताकत है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ने लगते हैं और जैसे ही वो अपने अटैक लैंड करने वाले थे उनके मुंह से खून बाहर आता है। ये मौका देख के स्वॉर्ड ईटर उन पे हमला करने जाता है, पर वो जानबूझ के इस अटैक को मिस कर देता है। आइसे के फादर उससे माफी मांगते हैं। वहीं स्वॉर्ड ईटर कहता है कि कल ये जगह मुझे खाली चाहिए और आइसे ने उसी दिन ठान लिया था कि वो स्वॉर्ड ईटर से बदला लेगी। कुछ टाइम बाद वो सभी डोजो तक पहुंच जाते हैं और इक्की कुराडो को चैलेंज करते हुए कहता है कि वो आइसे की जगह इस डोजो के लिए लड़ेगा और वो उसके सारे पंटरों की आईडीज नीचे फेंकते हुए कहता है इतना काफी होगा मेरी काबिलियत को साबित करने के लिए। जिसके बाद कुराडो अपने वेपन को समन करता है जो कि अलग अलग शेप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके बाद कुराडो उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन किसी तरह इक्की उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और आखिरकार उसे फाइनली एक ओपनिंग दिखती है और कुराडो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसकी स्पीड को देख के इक्की शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद कुराडो डिस्टेंस से उसके ऊपर हमला कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि दूर से इक्की उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तब भी उसके और करीब आता ही जाता है और जब कुराडो उसके ऊपर पीछे से हमला करने जाता है वो उसे अपनी परफेक्ट विजन की मदद से इसे डॉज कर लेता है और जब इक्की उसके ऊपर हमला करता है स्वॉर्ड ईटर इसे भी एकदम लास्ट मोमेंट में डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो फिर से इक्की पे हमला करने जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, पर इक्की किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और वो समझ जाता है कि आखिर कुराडो ऐसा कैसे कर पा रहा है। नॉर्मल ह्यूमंस किसी चीज पे 0.3 सेकंड्स में रिएक्ट कर पाते हैं और स्टेला और इक्की जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा 0.1 सेकंड में। पर कुराडो की रिएक्शन स्पीड 0.05 से भी ज्यादा है और ये कुराडो की स्पेशल एबिलिटी मार्जिनल काउंटर की वजह से था। इसके बाद कुराडो अपनी पूरी तेजी के साथ इक्की पे हमला करता जाता है, जिसे इक्की किसी तरह ब्लॉक तो कर रहा था पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसका पैर कहीं फंस जाता है, पर वो असल में उसे एक जानलेवा हमले से बचा लेता है। जिसके बाद कुराडो उसके ऊपर हमला करना जारी रखता है। वहीं उसके लगातार हमले करने की वजह से डरने की जगह वो इसे एंजॉय कर रहा था। उसे सारे हमले ब्लॉक करता हुआ देख के आइसे को अपने फादर की फाइट याद आती है और वो उसे रोकने जा ही रही थी कि स्टेला उसे रोक देती है और कहती है कि वो भी उसे रोकना चाहती है, पर वो कौन होती है इक्की को इतना एंजॉय करते वक्त रोकने वाली। और वो उसे बताती है कि इक्की को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को अपनी पूरी ताकत लगा के हराता है। और वो आइसे से पूछती है कि क्या उसके फादर सच में इस बात को लेकर रिग्रेट फील करते हैं। तब जाके आइसे रियलाइज करती है कि जब उसके फादर ने सॉरी कहा था वो कुराडो को कह रहे थे, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे कि वो उसे एक अच्छी फाइट दे पाए। और अब जाके इस भोंडू को समझ में आता है कि अभी तक वही है जो रास्ते से भटकी हुई थी। तब स्टेला की नजर कुराडो पे पड़ती है और उसे समझ में आता है कि क्योंकि वो इतनी ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स करता है इसकी वजह से उसे थकावट भी सबसे जल्दी होगी। इक्की आइसे से प्रॉमिस करता है कि वो उसके फादर का बदला जरूर लेगा और इक्की उसी टेक्निक से कुराडो पे हमला करने जाता है जो कि एंड में 2 साल पहले आइसे के फादर यूज कर रहे
रहे थे और इस टेक्निक का यूज करके वो कोराडो को हरा देता है। वहीं आइसे को भी समझ नहीं आ रहा था कि इक्की उसके फादर की टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। स्टेला उसे बताती है कि ये उसकी स्किल ब्लेड स्टील का कमाल है। इसके बाद कोराडो इक्की का नाम पूछता है। इक्की के इंट्रोडक्शन के बाद कोराडो वहां से जाने लगता है और कहता है कि वो अपनी इस बैटल को 7 स्टार फेस्टिवल में खत्म करेंगे। कुछ दिन बाद आइसे ने अपनी चीटिंग के बारे में कमेटी को बता दिया, जिसकी वजह से उसे सिलेक्शन मैचेस से निकाल दिया गया। तभी उनके पास आइसे का मैसेज आता है कि उसके फादर कोमा से बाहर आ चुके हैं। क्योंकि अब सब कुछ सेटल हो चुका था, स्टेला अपनी छिछोरी हरकतों पे वापस उतर आती है। पर उसी वक्त शिजुको और एलिस पहुंच जाते हैं और इनसे खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, इन्हें भी कुछ नहीं करने देते। वहीं दूसरी तरफ आइसे अपने फादर से 2 सालों बाद बात कर पा रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक इक्की अपने सारे अपोनेंट्स को आसानी से हराए जा रहा था और अपने 12वें मैच के जीतने के बाद उसके ऊपर अनदर वन का टाइटल चिपका दिया जाता है। उसी दिन कुछ देर बाद स्टेला और इक्की वेकेशन पे जा रहे थे, जो कि उन्हें डायरेक्टर ने एक रिवॉर्ड के तौर पर दिया था, क्योंकि वो अभी तक अपने सारे मैच जीतते हुए आए हैं। पर वो दोनों नोटिस नहीं करते कि वो अपने हाथों के नीचे हंस रही थी। वहीं स्टेला बस खुश है क्योंकि अब वो दोनों अकेले हैं तो वो सारी अपनी छिछोरी हरकतें कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिजुको भी मेट्रो में बैठ के कहीं जा रही थी। इसके बाद जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, स्टेला को थोड़ी ठंड लगने लगती है तो इक्की उसे अपनी जैकेट उतार के देने लगता है। वहीं स्टेला बस खुश थी कि वो लवर्स वाली चीजें करने लगे हैं। इसके बाद वो खुलेआम अश्लीलता फैलाने जा ही रही थी, तभी इक्की की नजर सामने कुछ लोगों पे जाती है और जैसे ही वो उन्हें देखता है, उनकी सारी वेकेशन ट्रिप की ऐसी की तैसी हो जाती है। स्टेला स्टूडेंट काउंसिल के फ्लोर साफ कर रही थी, तभी काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट बताती है कि एक बार सिलेक्शन मैचेस खत्म हो जाएं तो यहाँ ही उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रेनिंग करेंगे और तब तक उन सभी को इस जगह को साफ सुथरा रखना पड़ेगा ट्रेनिंग की प्रिपरेशन के लिए। और ये सोच के स्टेला उदास हो जाती है कि वो गुलू गुलू नहीं कर पाएगी। वहीं शिजुको फाइनली अपने पेरेंट्स के घर तक पहुंच चुकी है और ये बहन की भाई की बहन इतनी ज्यादा सन की है कि इसने अपने बिल्ली का नाम भी इक्की के ऊपर रखा है। उनकी साफ सफाई खत्म होने के बाद स्टेला स्टूडेंट काउंसिल को बताती है कि वो दोनों वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, पर रिन रिन उन्हें चिढ़ाती है कि तुम पानी गिरता हुआ देखने नहीं जा रहे हो, पानी गिराने जा रहे हो। हमें क्या पागल समझा है तुमने? नोटी हो रहा के हैं, नोटी हो रहा। इसके बाद जब वो वाटरफॉल देखने जा रहे थे, स्टेला लड़खड़ाती है, पर इक्की के पूछने पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर इक्की जानता है कि इस मोटी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि 10-15 राइस बोल्स खाने वाली जनानी ने सुबह सिर्फ 2 राइस बोल्स खाए थे। पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो दोनों पहाड़ पे चढ़ना जारी रखते हैं। दूसरी तरफ शिजुको रूम में बैठ के एल्बम देख रही थी, तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है और उसे बताता है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। वहीं जहाँ अपना प्रेमी जोड़ा था, वहाँ मौसम खराब होने लगा है और स्टेला की तबीयत भी अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। स्टेला डरे डरे पूछती है कि कहीं वो किसकी वजह से प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। इक्की कहता है कि क्या बोली जा रही है तू, और उसे लगता है कि जुकाम से उसका बचा कुछ दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। वहीं स्टेला को आज से पहले सर्दी जुकाम नहीं हुआ था, तो उसे पता ही नहीं था कि इसमें होता क्या है। इसके बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। वहीं पेड़ों से उनके ऊपर कोई नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों एक अबैंडन्ड कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहाँ इक्की उसे गर्म करने की कोशिश कर रहा था। और जब वो उसका माथा चेक करता है, उसका बुखार काफी तेज था क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। तो इक्की कहता है कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे। ये सुन के वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो इक्की कहता है कि अगर वो दोनों ही नंगू पंगू होंगे तो उसे अजीब नहीं लगेगा और अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद स्टेला भी अपने कपड़े उतारने लगती है, पर उसे ऐसा करने में मुश्किल हो रही थी, तो ऑब्वियसली इक्की उसकी मदद करता है और इस पूरे टाइम किसी तरह वो खुद पे कंट्रोल रख लेता है। जिसके बाद वो उससे थोड़े और कपड़े उतारने को कहती है क्योंकि उसके चेस्ट में पेन थी। यार तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कहानी ही ऐसी है। जिसके बाद वो भी तुरंत कर देता है, पर इससे पहले कि उसे अजीब लगता वो जल्दी से उसे ढक भी देता है। पर इसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ गया था, तो वो इसके लिए स्टेला से माफी मांगने लगता है। पर वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, और वो थोड़ी मॉडर्न जमाने की थी। ねえ、イッキ、何？私としたい。 और फाइनली खुद की वर्जिनिटी लूज करने के बारे में सोच के वो एक्साइटेड हो जाता है, पर ऐन वक्त पे जाके वो मना कर देता है।
क्योंकि ऐसा करने से पहले वो अपनी फैमिली और उसकी फैमिली के आगे अपनी रिलेशनशिप बताना चाहता है। इक्की कहता है कि अपनी फैमिली को बताने से पहले अगर हम कुछ करते हैं तो ये उन्हें धोखा देने जैसा होगा और उससे माफी मांगता है कि कहीं वो उसे एक डरपोक ना समझे। पर स्टेला कहती है कि ये सबूत है कि वो उनकी रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहा है। तभी इक्की का फोन बजता है। वहीं बाहर वही स्पाई एक मोटे से बंदे को उनकी लोकेशन के बारे में बता रहा था। वहीं मैंशन पे शिजुको अपने फादर से मिलने जाती है, पर जैसे ही उसके फादर बोलने लगते हैं वो वहां से जाते हुए कहती है कि वो यहाँ सिर्फ अपने मॉम के कहने पे आई थी। पर उसके पापा कहते हैं कि वो सारे लेटर्स उसने ही लिखे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं देगी। और वो उससे कहते हैं कि वो बहुत ही प्राउड है कि वो 12 में से 12 मैच जीत चुकी है। पर वो पूछती है कि क्या आपको इक्की पे गर्व नहीं है, क्योंकि वो भी तो 12 में से 12 मैच जीता है। और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं कैबिन में इक्की को अर्थक्वेक फील होता है और जब वो बाहर जाके देखता है वो देखता है कि एक गोलम उनके कैबिन को तबाह करने जा रहा है। एकदम से इक्की तोशूरा एक्टिवेट करता है और वहां से स्टेला को बचा के बाहर ले आता है। उसे सेफ जगह पे रखने के बाद इक्की अपने वेपन को समन करता है और एक ही वार से उस गोलम को तोड़ देता है। पर वो गोलम अपने टुकड़ों से काफी सारे गोलम्स में मल्टीप्लाई हो जाता है और चाहे जितने मर्जी ही गोलम्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहा था वो बार बार रिजनरेट हो जाते थे और उसे हराने लगते हैं। तब स्टेला इक्की का नाम चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के सभी गोलम्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी रिन वहां पहुंचती है और वहां के सभी गोलम्स को डिस्ट्रॉय करके स्टेला को बचा लेती है और सेजून गोलम्स को डिस्ट्रॉय करता है जो कि इक्की को मारने जा रहे थे। पर उन सभी के लड़ने के बावजूद भी वो बार बार रिजनरेट हो रहे थे। तो इक्की समझ जाता है कि कहीं वायर ब्लेजर से इन गोलम्स को कंट्रोल किया जा रहा है। वहीं उन सभी गोलम्स से लड़ते लड़ते उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। इक्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब करें क्या। तभी वहां टोका आती है और वो कहती है कि चाहे एनिमी कितना भी दूर हो वो उन वायरस को ट्रेस करके उस तक पहुंच सकती है। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और दौड़ते हुए सभी गोलम्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। अब वो भी बिना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाले वो एक लाइटनिंग अटैक से हमला करती है और वो बिजली उस तक पहुंच जाती है जो कि उन गोलम्स को कंट्रोल कर रहा था। इक्की देखता है कि उस एकेडमी की स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी पोजीशन 7 स्टार फेस्टिवल में 4th है। तभी शिजुको के फोन में एक मैसेज आता है जो देख के वो शॉक हो जाती है। पर उसके बाद वो स्माइल करती है क्योंकि उसका अगला मैच टोका के साथ ही था। अगले दिन स्टेला कह रही थी कि आखिर शिजुको उसे कैसे हराएगी क्योंकि लाइटनिंग तो वाटर के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। पर एलिस कहता है कि शिजुको एक हाई लेवल मैजिक यूजर है और वो वाटर को बहुत ज्यादा प्योर कर सकती है जिससे उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी लगभग 0 हो जाती है। इसके बाद मैच का दिन आ जाता है और वो दोनों ही अपनी फाइट के लिए रिंग में उतरती हैं। इसके बाद दोनों ही अपने वेपन्स को समन करते हैं और मैच शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों में से ही पहले कोई अटैक नहीं करना चाहता था और वो दोनों ही अपने अपोनेंट का पहले अटैक करने का वेट कर रहे थे क्योंकि उनकी एक गलती से उनकी मौत हो सकती है। ऐसे ही काफी देर तक इंतजार करने के बाद शिजुको सबसे पहले हमला करती है पर टोका उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करती हुई उसके ऊपर एक लॉन्ग रेंज हमला करती है। पर इसके बाद शिजुको एक पानी की दीवार खड़ी कर देती है और उससे उसके ऊपर पानी की स्ट्रीम से हमला करती है। पर टोका उसके सारे अटैक से बचती रहती है और उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी दीवार को गिराने की कोशिश कर रही थी। उसे बार बार पानी की दीवार खड़ी करता हुआ देख के टोका समझ जाती है कि शिजुको की एनर्जी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो टोका धीरे धीरे और उसके करीब आने लगती है पर शिजुको उसके पैरों को जमा देती है और एक बहुत बड़े बर्फ के पत्थर से उसके ऊपर हमला करती है। पर टोका एक ही हमले से उस बर्फ से बाहर आ जाती है। टोका अचानक से ही अपनी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर हमला करती है पर शिजुको किसी तरह उससे बच जाती है। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने एक बार फिर से खड़े होते हैं लेकिन फिर से टोका एकदम से उसके पास आके उस पे हमला करती है। पर वो शिजुको का वाटर क्लोन था और किसी तरह शिजुको मैच को हारते हारते बच जाती है। इसके बाद टोका फिर से अपनी स्पीड का यूज करके शिजुको पे हमला करती रहती है। वहीं शिजुको के पास बचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टेला इक्की से पूछती है कि आखिर ये शिजुको इतना धीरे क्यों रिएक्ट कर रही है। इक्की बताता है कि शिजुको उसके अटैक्स को नहीं देख सकती। यही एबिलिटी उसके ऊपर एक टीचर ने भी यूज की थी। तभी नेने उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करती है और बताती है कि इस टेक्निक को नुकीयाशी कहते हैं जिसमें करेक्ट तरीके से ब्रीदिंग और स्टेप्स का यूज करना होता है और फिर वो उसे करके भी दिखाती है। वो एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमन ब्रेन जो भी देखता है और सेंस करता है वो उसे याद नहीं रखता, कुछ चीजें सबकॉन्शियस में जाती हैं। नुकीयाशी टेक्निक का यूज करके कोई भी अपने अपोनेंट के सबकॉन्शियस में छुप सकता है और इसी वजह से शिजुको के जीतने का चांस बिल्कुल भी नहीं था। पर इक्की का मानना था कि शिजुको जरूर जीतेगी। जिसके बाद स्टेला शिजुको को अपनी पूरी ताकत से लड़ने को कहती है तो स्टेला अपने वाटर मैजिक का यूज करती है और अपने सारे ही जख्मों को हील कर लेती है। इसके बाद जब टोका उसके ऊपर हमला करने जाती है वो उससे बचने के लिए लॉन्ग रेंज हमलों
हमलों का यूज करती है, जिसके बाद वो अपने आइस स्ट्रीम्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करती है। पर टोका उसके सारे हमलों से ही बचती चली जाती है और लाइटनिंग से उसके ऊपर हमला करती है। उसी वक्त शिजुको उसके हाथ को जमा देती है और उसके पर्पल लाइटनिंग से बचने के लिए आइस की दीवारें खड़ी कर देती है। और आखिर में टोका जब उसके ऊपर हमला करती है वो शिजुको नहीं बल्कि बस उसका क्लोन था। इसके बाद काफी सारे वाटर क्लोन्स उसके ऊपर हमला करने जाते हैं और जब वो उन सभी को खत्म करती है वो शिजुको के जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि वो पूरा एरिया धुंध से घिर चुका था और उस फॉग में शिजुको अपनी मेन बॉडी को छुपा सकती थी और उसके ऊपर लगातार अपने क्लोन से हमला करती जाती है। Raikiri. और इस तरह से शिजुको अपना 13वां मैच हार जाती है। उसी दिन रात को वो सभी शिजुको के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, पर जब उसे होश आता है वो सभी को वहां से जाने को कहती है। स्टेला को उसकी फिक्र हो रही थी, पर इक्की कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो स्ट्रांग है। वहीं एलिस के वहां से ना जाने की वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होती है, पर एलिस उसे हक करता है और कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है और उसकी लड़ाई को अंत तक उसके भाई ने देखा था और वो कहता है कि उसके सामने उसे स्ट्रांग होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के शिजुको रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसके बाप को न्यूज मिल जाती है कि वो हार चुकी है और वो उस मोटो को कहता है कि अब वो जैसा चाहे कर सकता है। कुछ दिन बाद स्टेला अपना 14वां मैच जीत जाती है। इसके बाद स्टेला और इक्की सनसेट में कहीं जा रहे थे और स्टेला उससे पूछती है कि क्या उसे उनका प्रॉमिस याद है। इक्की कहता है कि वो कैसे भूल सकता है और जब वो चिम्मा चाटी कर रहे थे एक छिछोरा आदमी उनकी फोटो खींचता है और हंसता है। वहीं स्कूल में नोटिस चिपकाए जा चुके हैं कि अब सिर्फ 4 मैचेस ही बचे हैं स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। वहीं डायरेक्टर इक्की से पूछती है कि क्या वो इस मोटो को जानता है जिसका कि नाम अकाजा है। जब इक्की उसे बताता है कि वो कुरुगाने फैमिली के लिए काम करता है, डायरेक्टर उसे कैंपस में संभाल के रहने को कहती है। उसी दिन स्टूडेंट काउंसिल स्टेला और इक्की को बुलाते हैं, पर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उनका स्वागत टोका कुछ इस तरह से करती है, जिसके बाद वो उन सभी पे सफाई के लिए चिल्लाने लगती है। और इसके बाद जब वो उन दोनों का स्वागत करती है स्टेला उसे याद दिलाती है कि ये स्कूल है। वहीं वो दोनों सोच रहे थे कि टोका बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। वहीं जिस ऑर्फनेज में टोका बड़ी हुई थी सभी बच्चे देख के उसे खुश होते हैं। इसके बाद वो पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते हैं। वहीं इक्की कुछ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलके उनके लिए खाना बनाता है और इक्की कहता है कि वो खुश है कि शिजुको को टोका के साथ लड़ने का मौका मिला। वहीं टिंगू कहता है कि शिजुको काफी स्ट्रॉन्ग थी और उसने टोका को अपने चश्मे उतारने पे मजबूर कर दिया। इक्की समझ जाता है कि उसकी एबिलिटी क्या है। जितनी उसकी आईसाइट खराब होती है उसकी टेक्निक उतनी ही ज्यादा बेहतर होती रहती है, क्योंकि ह्यूमंस का ब्रेन एक कंप्यूटर चिप जैसा है जो कि वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है। और क्योंकि वो लाइटनिंग यूजर है वो अपने विजन को ब्लॉक करके अपने अपोनेंट का दिमाग पढ़ सकती है। वहीं ब्रेक के दौरान इक्की सोचता है कि आखिर वो टोका से अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रहा है। टिंगू कहता है कि इसकी वजह ये है क्योंकि इक्की उसके स्ट्रेंथ की कोर को देख सकता है और वो ये है कि वो बच्चों की मदद करना चाहती है। और वो उसे एक बच्चे के बारे में बताता है जो कि बहुत वायलेंट था और उसके ऊपर बार बार हमला करता रहता था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा उससे प्यार से ही हैंडल करती थी, जिसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन भी ठीक हो गई। वो हमेशा ही अपने फैमिली से मिले हुए प्यार को याद रखती है, तो भले ही अब वो नहीं रहे हो वो कोशिश करती है कि ये सभी ऑर्फनेज के बच्चे स्माइल करना ना भूलें और उनके पास भी उनके बचपन की यादें खुशी भरी हो। और इक्की भी इस दौरान देखता है कि उसकी ताकत उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। जब वो घर जा रहे थे इक्की सोच रहा था कि आखिर उसकी पावर की सोर्स क्या है। इसके बाद जब वो बस से उतरते हैं वो सभी उसके पास एक न्यूज़पेपर लाके दिखाते हैं जिसमें कि उनकी किस्सी करते हुए फोटो है और उसके हेडलाइन में लिखा था कि वो कुछ छिछोरी हरकतें कर रहे थे। उसी वक्त वहां काजा पहुंचता है और इक्की को बताता है कि मॉरल्स कमेटी ने उसको हियरिंग के लिए बुलाया है। इसके बाद वो कार में बैठ के वहां से जाने लगता है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि इसके अगले कुछ हफ्ते उसके साथ क्या क्या होने वाला है। 28 जून को उसे जेल में डाल दिया जाता है। 29 जून को उसकी पहली हियरिंग थी जहाँ काजा उससे पूछता है कि उसने स्टेला को कब से मिलना शुरू किया था और एक बंदा कहता है कि एक प्रिंसेस के साथ रिलेशनशिप होना तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है, पर इक्की कहता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अकाजा उसे चुप कराने की कोशिश करता है पर इक्की माफी मांगता है और उन सभी को एक चीज साफ साफ बताता है कि वो सच में स्टेला से प्यार करता है और स्टेला भी उसे सच्चा प्यार करती है और कोई भी उसे नहीं कह सकता कि उसने कुछ गलत किया है।
29 जून को इक्की को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया जाता है, जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ स्टेला अपना अगला मैच जीत जाती है, पर सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि वो दोनों कितने ठरकी और अश्लील हैं, जैसे इनके हार्मोन्स तो उछाल मार ही नहीं रहे। वहीं स्टेला भी उसके लिए परेशान थी। इसके बाद 1 जुलाई को अकाजा उसे सिलेक्शन मैच के लिए लेके जा रहा था, जबकि इक्की वहां लगभग भूखा रहता था। इस मैच की ऑफिशियल यूरी होगी, जिसके बाद अकाजा मैच शुरू कर देता है। 2 जुलाई को जानबूझ के ऐसी न्यूज को फैलाया जा रहा था कि इक्की बस एक खूंखार मर्डरर है। वहीं स्टेला कहने लगती है कि कहीं ये सब उसकी गलती तो नहीं है, शायद बेटर होता अगर वो साथ ना होते तो। पर ये सुन के शिजुको उस पे हमला कर देती है और कहती है कि इतना सब कुछ इसीलिए सह रहा है क्योंकि वो उनके रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। ये सुन के स्टेला को इक्की की बातें याद आती है और शिजुको उसे कायर कह के वहां से चली जाती है। और अब स्टेला रियलाइज करती है कि इक्की ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा था। 3 जुलाई को वो अपने कुछ बाल काटती है। वहीं 5 जुलाई को इक्की अपना एक और मैच जीत जाता है और ये उसकी 16th लगातार जीत थी। जब कमजोरी की वजह से इक्की गिरता है, यूरी उसे पकड़ लेती है और गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खून की उल्टी करती है और वो उसके कपड़ों में कुछ डाल के वहां से चली जाती है। अपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इक्की देखता है कि उसने क्या रखा था। स्टेला के बाल को देख के उसमें कॉन्फिडेंस फिर से आ जाता है और वो समझ जाता है कि स्टेला अभी भी उनका प्रॉमिस नहीं भूली है। उस दिन वो अपने फादर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जो कि उस ब्रांच के हेड हैं, ताकि वो अपने इनोसेंस को प्रूव कर पाए। अकाजा बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहता था, पर डायरेक्टर उसे अप्रूव कर देती है, जिसके बाद इक्की अपने फादर से मिलने जाता है, जहाँ की उसके फादर काफी इम्प्रेस्ड थे कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से जीत रहा था। उसी वक्त इक्की रियलाइज करता है कि वो अभी तक इसलिए लड़ रहा था ताकि एक दिन उसके फादर उसे रिकॉग्नाइज करें। पर जैसे ही वो सारी चीजें कहता है कि वो गलत है और वो उसे शुरू से ही एक्नॉलेज करता हुआ आया है, पर वो आगे कहता है कि किसी टैलेंटलेस इंसान को कुछ सिखाने से वो केपेबल तो बन जाता है, लेकिन वो कभी अपनी जिंदगी में साधारण चीजों से ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। तो किसी टैलेंटलेस इंसान को स्किल सिखाना किसी यूजलेस इंसान से भी बहुत बदतर होता है। ये सुन के इक्की की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और उसका फादर कहता है कि जब कोई बिना टैलेंट के कुछ अचीव करता है, इससे सिटीजन्स में भी होप आती है, जिसकी वजह से जो उनके पास होता है वो उन चीजों से संतुष्ट नहीं होते और वो और भी चीजें पाने के चक्कर में देश की अमन और शांति को खत्म कर देते हैं। यूजलेस सिटीजन्स को अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करो, और तुम रो क्यों रहे हो। 8 जुलाई को इक्की फिर से अपना मैच जीत जाता है, पर अब वो धीरे धीरे अपने जीने की सारी शक्ति खो रहा था, क्योंकि एक छोटा सा गोल जो कि उसके फादर को उसकी ताकत को रिकॉग्नाइज करवाना था वो भी जा चुका था। इसके बाद जब वो अपना 19वां मैच जीतता है, उसका फाइनल मैच जल्दी ही होने वाला था और डायरेक्टर उसकी बहन को बताती है कि उसके पास बुरी खबर है। वहीं दूसरी तरफ अकाजा उसे बताता है कि उसका अगला अपोनेंट टोका है। अगर वो अपना फाइनल मैच जीत जाता है, ये उसकी क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए काफी होगा और उसे वो छोड़ देंगे, पर अगर वो हार जाता है उसे नाइट बनने की कोशिश छोड़नी होगी। उसी रात को टोका शिजुको को बुलाती है। उससे पता है कि कमेटी इक्की को ढंग से नहीं रख रही है, जिसकी वजह से उनका मैच फेयर नहीं होगा, तो वो चाहती है कि इक्की मैच से मना कर दे। पर शिजुको जब घर वापस आती है, वो एलिस से कहती है कि उसे नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो क्या करे। वहीं स्टेला अपना सारा गुस्सा ट्रेनिंग में उतार रही थी और इक्की पूरी तरह से थक चुका है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन सभी का फाइनल मैच था। इनमें 6 जीतने वालों को 7 स्टार स्वॉर्ड फेस्टिवल में अपनी जगह मिल जाएगी। आज जिन लोगों का मैच है उनमें से एक स्टेला, स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट और इक्की है। वहीं क्योंकि इक्की का मैच लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जब सभी लोग उसके मैच का इंतजार कर रहे थे, वो समझ जाते हैं कि कमेटी पब्लिकली इक्की की बेइज्जती करना चाहते हैं। तभी वहाँ एक बुढ़ा आता है जो कि एक लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर है और उसका नाम नैंगो है, और वो कहता है कि वैसे तो टोका उसकी फेवरेट स्टूडेंट है, पर वो इक्की को भी लड़ते हुए देखना चाहता है। तभी वहाँ काजा पहुंचता है और कहता है कि मैच शायद इंटरप्ट होगा आज। तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि इक्की अभी तक मैच के लिए नहीं पहुंचा है और अगर वो 15 मिनट के अंदर नहीं आया तो टोका ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। वहीं इक्की का मैच लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। डायरेक्टर अकाजा से पूछती है कि फेडरेशन ने प्रॉमिस किया था कि वो इक्की को अपनी कार में साथ में लेके आएंगे, पर अकाजा कहता है कि जब वो उसे लेने गए थे वो पहले ही वहां से जा चुका था और वो कहता है कि इक्की कोई बच्चा नहीं है, वो सही सलामत यहाँ पहुंच ही जाएगा अगर वो रास्ते में बेहोश नहीं हो जाता तो। वहीं दूसरी तरफ थकाहारा इक्की अभी तक वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है और वो सोचने लगता है कि शायद उनकी बातें उसके लिए नहीं बनी थी, क्योंकि वो यूजलेस है और उसमें जरा भी टैलेंट नहीं है, क्योंकि उन बातों की वजह से उसकी जिंदगी और मुश्किल ही हुई है और उसकी खुद की टेक्निक्स भी चुराई हुई हैं। और वो उससे कहता है कि वो हार मान ले और एक मरे हुए इंसान की बातों को मानना बंद करे। पर जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसके दिल में फिर से उम्मीद जगती है और इसी उम्मीद की
जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में वापस से रंग आते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि शिजुको ने उसे गले लगा रखा था और वो कहती है कि वो चाहे ना चाहती हो कि वो टोका से लड़े पर वो कभी भी उसे अपनी तरीके से लाइफ जीने से नहीं रोकेगी। उसी वक्त इक्की के सभी दोस्त और जिनकी इक्की ने मदद की थी वो वहां उसे चेयर करने के लिए पहुंचे हुए थे और शिजुको उसे कहती है कि अब वो कभी अकेला नहीं होगा। तभी शिजुको अपना मेडल दिखाती है और उसे बताती है कि वो अभी भी अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है और इक्की आगे बढ़ना जारी रखता है और वो सोचता है कि आखिर वो कभी डगमगाया भी क्यों, क्योंकि उसने स्टेला के साथ प्रॉमिस किया था कि वो साथ में नाइटहुड तक पहुंचेंगे। किंगू भी टोका को बताता है कि इक्की सच में वहां पहुंच चुका है, जिसके बाद टोका और इक्की दोनों ही एरिना में पहुंचते हैं और उसी वक्त एलेक्स भी अपने क्वालिफिकेशन मेडल के साथ वहां पहुंचता है। पर नेने नोटिस करती है कि इक्की बहुत ही थका हारा लग रहा था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा है। टोका उसकी हालत के लिए सॉरी फील करती है पर वो उनके मैच के लिए एक्साइटेड भी है। इक्की भी यही कहता है और कहता है कि जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी हालत आरसीबी फैंस की तरह नहीं होने देगा। मैच के स्टार्ट होते ही इक्की तोशूरा टेक्निक का यूज करता है। ये देख के सभी हैरान थे क्योंकि उनके हिसाब से इक्की की हालत नहीं है कि वो इसे यूज कर सकता है, पर स्टेला स्माइल करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके प्लान का हिस्सा है। टोका भी जानती है कि इस टेक्निक की मदद से इक्की तेजी से उसकी तरफ सामने से आएगा, तो अगर एक बार उसने इस अटैक को डॉज कर लिया तो वो जीत जाएगी। पर वो ऐसा नहीं करना चाहती बल्कि वो अपने भी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ उससे लड़ना चाहती है। इक्की जानता है कि वो एक ही बार अपनी तलवार को स्विंग कर सकता है तो उसे ज्यादा टाइम की जरूरत है भी नहीं और वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टोका भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो भी उसके जवाब में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट राइकिरी का हमला यूज करती है। 僕自身の挑戦だ。大キリ良いことも自分が人より劣っていることも駆け抜けろ極限の一瞬を。 इसके बाद इक्की अपने खून से सने हाथों के साथ अपनी जीत को डिक्लेयर करता है। वहीं एरिना के बाहर स्वॉर्ड ईटर ये सुन के खुश होता है, लेकिन इक्की को जीतता हुआ देख के ये मोटू मटका गुस्सा हो जाता है। पर बुढ़ा कहता है कि टोका ने भी अपनी पूरी ताकत का यूज किया था और डायरेक्टर कहती है कि सिर्फ इतोशूरा राइकिरो को हराने के लिए काफी नहीं था, तो जब वो इस टेक्निक को 1 मिनट के लिए यूज कर सकता था उसने अपनी सारी एनर्जी और ताकत 1 सेकंड में लगा दी और इस तरह से वो जीत पाया था। वहीं एरिना में इक्की अपनी पूरी ताकत लगा के खुद को गिरने से रोकता है। वहीं स्टेला भी उस तक पहुंचने के लिए दौड़ रही थी और जब अकाजा इक्की पे हमला करने वाला था स्टेला उसे स्टेडियम के बाहर पहुंचा देती है और जब वो फाइनली वहां पहुंचती है इक्की उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जब उसकी तलवार गायब हो जाती है वो उसे हक करके गिरने से बचाती है और कहती है कि वो उस पे कितना प्राउड फील करती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करते हैं और स्टेला उसे हक करती है और इक्की रियलाइज करता है कि यही वो प्यार था जिसकी वजह से वो इतने दिनों तक इतनी तकलीफों को सह पाया था। तो सारी बातों को साइड रखते हुए वो सीधा उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए ऑब्वियसली स्टेला हाँ कर देती है, जो सुन के पूरा स्टेडियम उनके लिए चीयर करने लगता है और वो दोनों किस्से के साथ अपनी बर्बादी शादी की खुशी मनाते हैं और बेचारी शिजुको का दिल टूट जाता है। वहीं इक्की के बापू को वो एम्परर ऑफ वर्मिलियो का फोन आता है और वो उस पर चिल्लाता है कि वो बच्चों को अपने पॉलिटिक्स में इंक्लूड ना करे और कोई भी अच्छा पेरेंट उनके लिए यही चाहेगा, पर ये मदरबोर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं 7 स्टार फेस्टिवल के लिए ये सभी लोग क्वालिफाई हुए थे और टोका इस साल के ग्रुप के लीडर को अनाउंस करती है जो कि इक्की था। इक्की कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे क्यों चुना गया। तभी सारी ऑडियंस उसे चेयर करने लगती है। वो स्टेला से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर लोगों को उसके लिए चेयर करता हुआ देख के उसे बड़ी खुशी हो रही है। वहीं इसके बाद जब वो दोनों बाहर बैठे हुए थे शिजुको वहां पहुंचती है और उस मोटी को साइड में रहने को कहती है। इसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी जीते रहे। मजाक कर रहा हूँ, इतनी जल्दी शादी करके आखिर कौन खुश रह सकता है भाई।